क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चे। मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोग आज बहुत खुश होंगे, क्योंकि आज जो है इस साल का अंतिम दिन है, यानी कि 2025 का आज अंतिम दिन है और कल नया साल शुरू होने वाला है। इस नए साल में नए तरीके से नया आयाम लिखने के लिए फिर से हम आप सबके पीछे आ चुके हैं। एसएसटी का एकदम वीवीआई क्वेश्चन ले सके और एकदम फिर से झकास क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर देरी नहीं करना है, बस वीडियो को वॉच करिए, अच्छे से पढ़िए, आप लोग तैयारी करिए। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि माइली गांव की घटना। पहला क्वेश्चन हम लोग का है माइली गांव की घटना, और ये जो है काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या है कि देखिए, माइली गांव की घटना जो हुई थी आपको मालूम होगा कि वियतनाम युद्ध के दौरान हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1968 को। कब हुआ था? 16 मार्च 1968 ईस्वी को। ठीक है, ये माइली गांव की घटना हुई थी, आप सभी को ये याद रखना है। उसके बाद याद रखिए, दूसरी बात याद रखिएगा कि वियतनामी युद्ध के दौरान 16 मार्च 1968 को अमेरिका सेना ने दक्षिण वियतनाम के माइली गांव में एक भयानक नरसंहार किया। यानी कि माइली गांव में अमेरिका के द्वारा क्या हुआ, तो बहुत बड़ा नरसंहार किया गया। अमेरिकी सैनिकों ने पूरे गांव को घेर लिया, उन्होंने निर्दोष पुरुषों की हत्या कर दी। यानी इसमें क्या हुआ, तो कुछ निर्दोष लोग जो थे उनकी क्या हो गई, तो हत्या हो गई। क्या हो गई? तो हत्या हो गई। और ये हत्या इतनी खतरनाक थी, आपको नहीं मालूम होगा कि इसमें निर्दोष पुरुषों की हत्या तो कर दी गई, महिलाओं और बच्चियों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया गया, और ऐसा व्यवहार जो हम कह नहीं सकते हैं। और उसमें क्या किया गया, सभी लोगों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। सभी लोगों को क्या कर दिया गया, तो पूरी तरीके से अमानवीय व्यवहार कर दिया गया और मार दिया गया। और मारने के बाद जो है पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया। और इस तरह से जो है महिलाओं के साथ मतलब बलात्कार किया गया, और महिलाओं के साथ बलात्कार करने के और बच्चियों के साथ को भी नहीं छोड़ा गया, और पुरुषों को क्या किया गया, तो उनकी पूरी हत्या कर दी गई। और ये घटना पूरे इतिहास में शर्मसार करने वाला घटना है। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा बताइए। वियतनाम युद्ध के दौरान 16 मार्च को अमेरिकी सेना ने दक्षिण वियतनाम के माइली गांव में भयानक नरसंहार किया। अमेरिकी सैनिकों ने पूरे गांव को घेर लिया, उन्होंने निर्दोष पुरुषों की हत्या कर दी, महिलाओं और बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार। हम इसलिए लिखे हैं कि थोड़ा बलात्कार सब सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। और इसके बाद पूरे गांव को क्या कर दिया, तो आग के हवाले। ये पहला क्वेश्चन। अब इसका प्रभाव देखिए क्या हुआ। प्रभाव देखिए यहाँ पे है, इस घटना की जानकारी जब विश्व के सामने आई तो अमेरिका की कड़ी निंदा हुई और स्वयं अमेरिका में युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गया। और इस घटना का जो प्रभाव था कि पूरे अमेरिका में इस घटना का जो है घोर निंदा किया गया। और ये बता रहा है कि इससे अमेरिकी सरकार की नैतिक छवि कमजोर हो गई। यानी इस घटना की जानकारी जब पूरी दुनिया को पता चला, तो ये पता चला कि अमेरिका किस हद तक गिर सकता है। तो इस अमेरिका की कड़ी निंदा हुई और अमेरिका में युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तेज हो गए। अमेरिका में ही अमेरिकी के खिलाफ जो है युद्ध तेज हो गया। अमेरिका की सरकार की बहुत नैतिक छवि हुई। नैतिक करने का मतलब, जब आप इतना गंदा काम करिएगा तो आपका नैतिकता कहाँ रह जाएगा, इसी को कहते हैं नैतिक छवि। नैतिक छवि कमजोर होगी और अंततः क्या हुआ, तो अमेरिका को वियतनाम युद्ध से पीछे हटना पड़ गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसका पढ़ा प्रभाव, पहले माइली गांव की घटना, फिर इसका प्रभाव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन क्या है? असहयोग आंदोलन के कारण देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसका प्रमुख कारण सब क्या था, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिए। पहला कारण है रॉलेट एक्ट। 1919 में अंग्रेज ने एक कठोर कानून बनाया जो बिना मुकदमा के किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। ये इसका सबसे पहला कारण है, ठीक है, असहयोग आंदोलन का। दूसरा कारण है जालियांवाला बाग। बच्चा बच्चा जानता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई, और न जाने देश में मतलब क्या कहें, हजारों लोगों की मौत हो गई, और चारों तरफ खून का ही खून, मतलब समझ सकते हैं आपकी खून की नदी तैर गई। इस घटना का नाम क्या था? 13 अप्रैल 1919 को। ये हुआ क्यों था? रॉलेट एक्ट के कारण ही, जिसमें कि बिना मुकदमा के किसी को भी गिरफ्तार करने की बात आई, तो लोगों ने इस पर मतलब कि क्या क्या किया, तो आंदोलन किया। और जनरल डायर ने बिना किसी आदेश के निहत्थों पर गोलियां चलवा दी, और इसी घटना को कहते हैं हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो असहयोग का कारण क्या था? पहला पॉइंट रॉलेट एक्ट था, दूसरा पॉइंट हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा एग्जाम में। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा अपमान से मुसलमान नाराज थे। यानी तुर्की के जितने भी खलीफा थे, तुर्की के जो खलीफा थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया, इसलिए यहाँ के मुसलमान जो थे वो बहुत नाराज थे। गांधी जी ने क्या किया, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन कर दिया। ये इसका जो था क्या है, तीसरा कारण है, तीसरा पॉइंट। और चौथा जो है इसका पॉइंट क्या है, युद्ध के बाद की स्थिति। यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट इतना बढ़ गया, तो 4 कारण के कारण क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था। जिसमें यहाँ के जितने देखिए असहयोग आंदोलन के कारण एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही पॉइंट बनाएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट और
चौथा पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में पॉइंट बनाना है। अब चलते हैं अगले, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भैया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक भारत पर बहुत इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव आर्थिक प्रभाव, युद्ध का खर्चा निकालने के लिए टैक्स क्या किया गया, तो बढ़ाया गया और आयकर की शुरुआत की गई, यानी इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। महंगाई जो इतना बढ़ गया कि लोग अपनी आवश्यकता की चीज को भी खरीद नहीं पा रहे थे, जिससे जनता क्या थी, बिल्कुल परेशान हो गई थी। तीसरा था जबरन भर्ती, गांव के युवकों को सेना में भर्ती किया गया, जिससे असंतोष फैला और जिसको नहीं भी जाने का मन था उसको भी कहा चल तोरा पकड़ के ले चलते हैं सेना में। बेचारे को युद्ध में सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता था। उसके बाद है राष्ट्रवाद का विकास, अंग्रेजों के वादे पूरे न होने से स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया और यही जो है राष्ट्रवाद का विकास, यानी अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना, ये जो है इसका सबसे बड़ा प्रभाव था प्रथम विश्व युद्ध का। तो ये चलिए इस पॉइंट आप देख लीजिए भैया, पॉइंट देखिए, जबरदस्त तैयारी करिए। अगला है कि भारतीय लोकतंत्र की 4 विशेषताएं, जैसे वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार में देखिए भारत लोकतंत्र की 4 विशेषता। सबसे पहला पॉइंट याद, पॉइंट सबसे मेन है बाबू, पॉइंट को पकड़ लो लिख लोगे, पॉइंट को पकड़ लो लिख लोगे, लूट लो चला। 5 नंबर, 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यहाँ पे एक ऐसी न्यायपालिका है जो नागरिकों को उसकी अधिकार की रक्षा करती है, यानी कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। चौथा है बहुदलीय व्यवस्था, यानी कई सारे राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या करते हैं, जनता के पास विकल्प होते हैं कि अगर ये अच्छा काम नहीं करता तो लोग दूसरे पार्टी को जिताता है। 4 पॉइंट, पहला वोट देने का अधिकार, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा कोर्ट है यानी कचहरी है, चौथा बहुत सारे दल हैं। ये 4 पॉइंट में आपको इसका उत्तर हो जाएगा एकदम कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 5वां की तरफ, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। देखिए किसी भी देश की उन्नति में महिला की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। महिला जो होती है, कृषि हो, उद्योग हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहां पे सक्रिय रूप से यानी खूब मेहनत से काम करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आजकल टीचर है, नर्स है, डॉक्टर के रूप में ये योगदान दे रही है। पंचायत से लेकर संसद तक आज महिलाएं नेतृत्व कर रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का योगदान जो है धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। इस पर कहेगा टिप्पणी लिखने के लिए, तो टिप्पणी में आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। पढ़ लीजिए भाई, पढ़िए, देखिए पढ़िए, समझिए, याद करिए और खुद से लिखिए। भारत में सहकारिता आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का क्या अर्थ होता है, मिलजुल कर कार्य करना। भारत में इसकी शुरुआत 1904 में हुई थी, याद रखिएगा, सहकारी साख समिति अधिनियम इसका नाम था। 1919 के बाद इसका विस्तार जो है हर प्रांत के स्तर पर हुआ, जैसे राज्य के स्तर पर जिसको हम बोल सकते हैं। और आजादी के बाद 5 वर्ष का योजना से इसको क्या किया, तो मजबूती मिला। आजादी के बाद 5 वर्षीय योजना शुरुआत हुआ जिसमें सहकारिता पर जोर डाला गया, जिसके बदौलत महिलाओं लोग जो है, महिला लोग आज भी देखते होंगे 10 गो 15 गो महिला मिलकर समूह का निर्माण करती है। अमूल जैसी संस्था इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अमूल जो है क्या है, सहकारिता संस्था है, जिसमें बहुत सारे उसके सदस्य मिलकर अमूल डेयरी उद्योग, सुधा डेयरी उद्योग इत्यादि चलाते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को सस्ता लोन देना और आर्थिक सुरक्षा देना था। यही इसी को क्या कहते हैं, तो भारत में सहकारिता आंदोलन कहते हैं। अब सहकारिता के क्षेत्र में मतलब पहले तो कुछ कंपनियां ही थी, अब महिलाएं भी आ गई हैं, ये बात को आपको याद रखना है। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का विकास पर टिप्पणी लिखे। ये 4-5 लाइन बाय लाइन लिख दिए हैं याद करने के लिए कि 4 लाइन 5 लाइन याद कर लीजिए, इस पर मिला के लिख दीजिएगा। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर कार्य करना, तो आप इसको थोड़ा विस्तार से लिखिएगा। सहकारिता का अर्थ ही होता है कि दो या 2 से अधिक लोग, या ऐसे लिखिएगा, बहुत सारे लोग जब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसे सहकारिता कहा जाता है। भारत में माने इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में। ये हम पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा मार दिए हैं जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। चलते हैं अगला, स्वयं सहायता समूह, एसएचजी और महिलाओं की क्या भूमिका। देखिए स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 लोग, मुख्यतः महिला लोग जो होती है, छोटा छोटा समूह का निर्माण करती है, जो बचत करके जरूरत पड़ने पर लोन देती है, वह उसी में जो जुड़ी रहती है महिला उनको। इससे महिला क्या होती है, तो आर्थिक रूप से अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनती है। और महिला का क्या होता है, सामूहिक रूप से सब महिला बैठ के किसी भी चीज का निर्णय ले सकती है। स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सामाजिक समस्या है, इस पर जागरूकता बढ़ाने का काम इन महिलाओं का ही होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं सहायता समूह का जीविका है, जो आपके हर गांव में आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया, हम लोग को इतना आपको लिखना पड़ेगा। इस बाबू इसको पढ़ के लिख लीजिए, देख लीजिए, पढ़िए और याद करिए। नदी घाटी परियोजना है अगला क्वेश्चन, कि बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। देखिए नदी घाटी परियोजना को इसलिए बहुउद्देशीय कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंचाई की सुविधा होती है, इसमें बिजली बनती है, इसमें बाढ़ पर कंट्रोल होता है, यानी इससे बाढ़ कम आती है बांध बनाने से।
मछली पालन होता है, लोग वहाँ घूमने फिरने जाते हैं जहाँ बांध बनता है, और मिट्टी की रक्षा होती है। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख दीजिएगा, कैसा भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा, इसकी फुल गारंटी हम देते हैं। अब चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है बताते हैं। 1990 के बाद भूमंडलीकरण का कृषि पर मिला जुला प्रभाव पड़ा है। जैसे आधुनिक बीज आया है और तकनीकी मिला है, यानी पहले जो था इतना आधुनिक बीज सब नहीं हम लोग के पास उपलब्ध था। अब जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक उत्तम किस्म का बीज भी आया है और नई नई टेक्निक भी आई है। कृषि उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला है। पहले जो है कृषि उत्पाद जो भी होता था वो पहले दूसरे देशों में जाकर नहीं बिक पाता था, लेकिन अब जो है कृषि उत्पादों को बड़ा बड़ा बाजार मिला है। अब विदेशी किसान से हमारे भारत के किसान कंपटीशन कर रहे हैं, और नकदी फसल जिसको बेचकर तुरंत रुपया आता है उसको कहते हैं नकदी फसल। इसकी खेती पर क्या हो रहा है तो तुरंत अब जोर पड़ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग का ये 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। पढ़िए पढ़िए लिखिए याद करिए, शुष्क भूमि की विशेषता क्या है। देखिए शुष्क भूमि क्या होता है। शुष्क भूमि कृषि उन क्षेत्र को कहा जाता है जहां पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। 75 सेंटीमीटर से जहां पे कम होती है शुष्क माने होता है सूखा, वहां भूमि जाती है सूख। मिट्टी की नमी बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन जगहों पर लोग चाहते हैं कि मिट्टी में नमी बना रहे। बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, चाहे कोई भी ऐसी फसल हो जो कम पानी में उग सकती है, उनको इस जगह पर लगाना चाहिए जिसके सूखा क्षेत्र में भी अच्छा फसल हो सके। जोखिम कम करने के लिए मिश्रित खेती इन क्षेत्रों में होना चाहिए जिसमें पानी की बचत भी होगी, और पानी का जो उपयोग होगा वो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि ऐसे जगहों पर ऐसे ही खेती होनी चाहिए जहाँ जिसकी जरूरत पानी के लिए बहुत कम हो। अब जैसे गेहूं करिएगा तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है, धान करिएगा तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो जोखिम कम करने के लिए इसमें मिला जुला के खेती बाड़ी करना चाहिए। प्राकृतिक खाद का इसमें अधिक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो खाद डालते हैं दुकान में से ला करके बोरा के बोरा, वो क्या करता है तो जमीन को सुखा देता है। इस प्रकार हम लोग पढ़ लिए 10 गो भी आई फिर से, और हमको पूरा उम्मीद है कि आपको जबरदस्त लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज एगो लाइक कर दीजिएगा, 2 कमेंट कर दीजिएगा, और नए विद्यार्थी शेयर कर दीजिएगा। जो क्लास नहीं मेरा करता है उसको थोड़ा जाके बोल दीजिएगा कि भैया एक बार क्लास करके देख लो। इतना भी ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सबसे। तब तक के लिए अब नया साल, हैप्पी न्यू ईयर।